नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री का शपथ ले चुके हैं। उनके प्रधानमंत्री के शपथ लेने के पहले ही मैंने नक्षत्रों के आधार पर एक अलग टेक्निक से आप लोगों को बताया था कि नरेंद्र मोदी का ये तीसरा कार्यकाल किस तरीके का होगा, क्योंकि उस समय में बहुत तरह की भ्रांतियां और बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे थे। साथ ही मैंने ये भी कहा था कि एक बार एक्चुअल शपथ ग्रहण हो जाता है, उसके बाद उस समय के एक्चुअल कुंडली को भारत की कुंडली और नरेंद्र मोदी की कुंडली के साथ मिलाकर मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों को दूंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं उस शपथ ग्रहण से संबंधित कुछ अलग तरीके का दृष्टिकोण आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा, जो शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। रिसर्च पर आधारित है यह वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन रोचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, इसलिए इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे वीडियोज़ यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सभी लोग शपथ ग्रहण के पहले ही कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार एक बहुत ही कमजोर और लचर सरकार बनेगी और ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। बहुत ज़्यादा विरोध इस सरकार के अंदर ही उभरेंगे और ये सरकार दम तोड़ देगी। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें नक्षत्रों के आधार पर मैंने बताया था कि इस सरकार के ड्राइविंग फोर्स नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि आपका ये प्रेडिक्शन सही नहीं होगा, नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे इस टर्म में। खैर, एक्चुअल जो उनका शपथ ग्रहण है उसकी बात हम लोग करते हैं। शपथ ग्रहण के पहले भी ये कहा जा रहा था कि 7:15 बजे वो शपथ ले रहे हैं, उस समय में राहु काल रहेगा, बहुत अच्छा मुहूर्त नहीं है। अनेकों प्रश्न आए थे मेरे पास, लेकिन आप देखिए एक्चुअल शपथ ग्रहण 7:23 शाम से शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत शपथ 7:26 तक चला। उस समय की कुंडली मैं आप लोगों के स्क्रीन पर दे रहा हूं। वृश्चिक लगन राइजिंग है, ज्येष्ठा नक्षत्र राइजिंग है, चंद्रमा पुनर्वसु में है, बहुत सारे प्लैनेट्स अपने घर में बैठे हुए हैं। शनि अपने मूल त्रिकोण में 4th हाउस में, मंगल जो कि लग्न लॉर्ड भी हैं मूल त्रिकोण में 6th हाउस में, चंद्रमा अपनी राशि में 9th हाउस में बैठे हुए हैं, शुक्र अपनी राशि में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में फ्रेंड्स बहुत सारे राजयोग और एक विपरीत राजयोग भी है। पॉजिटिव्स बहुत हैं इस कुंडली में। वृश्चिक लगन एक स्थिर लगन है, सरकार की स्थिरता के लिए ये बहुत अच्छा है। जिसने भी ये मुहूर्त निकाला है बहुत अच्छा मुहूर्त है। 4th हाउस के लॉर्ड शनि, 4th हाउस जनता, पब्लिक सपोर्ट, होमलैंड का होता है। शनि स्ट्रांग बैठे हुए हैं। लग्न लॉर्ड अपने घर में, अपनी मूल त्रिकोण में 6th हाउस में एक शत्रुहंता योग बना रहे हैं। बहुत अच्छा कुंडली है। नक्षत्र लेवल पर देखिएगा तो जुपिटर, चंद्रमा और मंगल बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाते हैं, क्योंकि अनेक प्लैनेट्स चंद्रमा के नक्षत्र में है, अनेक प्लैनेट्स जुपिटर के नक्षत्र में है और कुछ प्लैनेट्स मंगल के नक्षत्र में है। नवमांश में भी आप देखिएगा तो बहुत सारे प्लैनेट्स अपने नवमांश में बैठे हुए हैं। जुपिटर अपने नवमांश में, सूर्य अपने नवमांश में, बुध अपने नवमांश में, चंद्रमा अपने नवमांश में बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स ये जो कुंडली है ये एक बहुत ही स्ट्रांग कुंडली है। गवर्नमेंट के जो ब्राह्मण हैं उन्होंने गिवन सर्कमस्टांसेस में बहुत अच्छा मुहूर्त निकाला है। इस कुंडली को देखकर मैं फिर से कहूंगा कि ड्राइविंग फोर्स नरेंद्र मोदी होंगे। नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में काम नहीं करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि इस कुंडली में नेगेटिव्स नहीं है। सबसे बड़ा नेगेटिव तो यही है कि 8th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा हुआ है। दूसरा बड़ा नेगेटिव ये है कि मंगल पर, जो कि लग्न लॉर्ड है, उन पर शनि की दृष्टि है, 10th हाउस पर शनि की दृष्टि है और लग्न पर भी शनि की दृष्टि है। गवर्नमेंट
को परेशानियां आएंगी। एक विपरीत राजयोग भी है, 12th हाउस के लॉर्ड और 8th हाउस के लॉर्ड, यानी कि शुक्र और बुध दोनों एक साथ 7th हाउस में बैठे हुए हैं। विपरीत राजयोग का मतलब ही होता है विपरीत परिस्थितियां इस गवर्नमेंट के साथ आएंगी और उन परिस्थितियों पर यह गवर्नमेंट विजय प्राप्त करेगी। लेकिन जिन दो बातों पर मैं विशेष रूप से फोकस करना चाहता हूं, जिनकी चर्चा बहुत कम लोग करते हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र राइजिंग है। ज्येष्ठा नक्षत्र फ्रेंड्स कलयुग के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र यदि वेल डिस्पोज्ड हो तो फिर यह दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा सरकार जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए काम करती है, और उसमें भी जो साधारण लोग होते हैं, लोअर मिडिल क्लास, जो निचले वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के पक्ष में काम करती है। लेकिन यदि ज्येष्ठा नक्षत्र वेल डिस्पोज्ड नहीं हो तो फिर ये व्यक्ति को अथॉरिटेरियन, जिद्दी, इगोइस्टिक, येन केन प्रकारेण अपना काम करने वाला बनाता है। क्यों? ज्येष्ठा के स्वामी, ज्येष्ठा के देवता इंद्र हैं, और इंद्र भी इस तरीके के काम करने के लिए जाने जाते हैं। वो अपनी राजगद्दी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अब यहाँ सवाल है कि इस ज्येष्ठा को हम लोग कैसे जज करें कि अच्छे रिजल्ट्स देगा या बुरे रिजल्ट्स देगा? जवाब आपको नवमांश से मिल जाएगा। ज्येष्ठा के अंतिम पद में पूछा गया प्रश्न मीन नवमांश में आता है। आप नवमांश में देखिएगा तो मीन नवमांश लग्न राइजिंग है और वहीं पर जुपिटर बैठे हुए हैं, यानी कि ये सरकार स्ट्रांगली काम करेगी और जनहित में, जन कल्याण में काम करेगी। पुनर्वसु नक्षत्र को एनालाइज करना बहुत आवश्यक है और इसी के तरफ इशारा मेरे थंबनेल में भी है। पुनर्वसु का मतलब ही होता है फ्रेंड्स फिर से वसु हो जाना, फिर से रिच हो जाना, फिर से खड़ा हो जाना। पुनर्वसु के स्वामी जुपिटर हैं और पुनर्वसु क्या है? आर्द्रा के बाद का नक्षत्र है। आर्द्रा यानी कि तूफान। तूफान के बाद सूर्य की पहली किरण और बारिश का पहला बौछार, उसको पुनर्वसु रिप्रेजेंट करता है। सूर्य की पहली किरण और बारिश की पहली बूंदें इस पृथ्वी पर जीवन को फिर से प्रस्फुटित करती है, यानी तूफान में तबाही के बाद फिर से जीवन का उदय होना। जो भी परेशानियां आई है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को, उन परेशानियों से निजात मिलेगा और ये फिर से खड़े होंगे। पुनर्वसु का साइन होता है एक एरो, एक तीर, और तीर क्या है? डायनामिज्म को दिखाता है, मूवमेंट को दिखाता है। तीर लक्ष्य को प्राप्त करना, इसको दिखाता है, दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाता है। और इसका एक सिंबल है एक तरकश, जो कि तीर से भरा हुआ है। और इस तरकश में जो तीर हैं वो साधारण तीर नहीं है। ये तीर ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य को भेदने के बाद वापस उसी तरकश में आ जाते हैं, यानी कि ये रिप्लेनिश होते रहते हैं। पुनर्वसु में फिर से खड़ा होना, अपने आप को रिप्लेनिश करना, ये क्वालिटी इसमें बहुत जबरदस्त होता है। पुनर्वसु का एक कहानी आप लोगों को बता देता हूं। पुनर्वसु के साथ 2 स्टार एसोसिएटेड है। कहा जाता है ये दोनों जुड़वा भाई हैं। एक का नाम है कैस्टर और एक का नाम है पोलक्स। पुनर्वसु के साथ एक बड़ा मेरिट या डिमेरिट कहिए कि पहले बार में इसका अटेम्प्ट पूरा नहीं होता है, पहले बार में ये सफल नहीं होता है। हमेशा इसको सफलता दूसरे अटेम्प्ट में मिलती है। कहा जाता है कि जब पहला अटेम्प्ट होता है तो पहला जुड़वा भाई यानी कि कैस्टर के साथ उसका संबंध बनता है। और कैस्टर क्या है? एक बहुत ही गैर जिम्मेवार, नटखट और बदमाश बच्चा है। तो पहला अटेम्प्ट इसका फेल होता है। लेकिन जो दूसरा भाई है पोलक्स, वो एक बहुत ही मैच्योर व्यक्ति है और अपने कार्य के संपादन के लिए जाना जाता है। तो पुनर्वसु के साथ हमेशा सेकंड अटेम्प्ट में उसको सफलता मिलती है। अब इसके 2 मतलब निकलते हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट अपने बहुत सारे काम जो एक बार में पूरा नहीं कर पाई थी, उन चीजों को इस कार्यकाल में पूरा करेगी। और ऐसे कई चीज दिमाग में आ जाते हैं। कृषि कानून बिल हो सकता है, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल हो सकता है, यूसीसी हो सकता है, सीएए हो सकता है, एनआरसी हो सकता है।
आप लोगों ने देखा होगा हमारे पार्लियामेंट में इस बार 800 सीटों की व्यवस्था की गई है। लोकसभा का विस्तार होना है, बहुत सारे नए कंस्टिट्यूएंसीज बनने हैं, शायद वो सब इस रेजिम में हो। इसका दूसरा जो संभावना है, जिसको थंबनेल में भी मैंने पॉइंट किया है, हो सकता है नरेंद्र मोदी को एक बार और शपथ लेना पड़े। ये नरेंद्र मोदी का अंतिम शपथ नहीं है, और इसमें फिर दो तरह का सिनेरियो हो सकता है। मैंने कहा कि ये सरकार स्थिर रहेगी, अपना टर्म कंप्लीट करेगी और इसके ड्राइविंग फोर्स नरेंद्र मोदी होंगे। लेकिन मैंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी किसी कॉम्प्रोमाइज में काम नहीं करेंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने इशारा किया था कि मध्यावधि चुनाव का सिनेरियो बन सकता है। यदि नरेंद्र मोदी को बहुत परेशान किया गया, जिसके इंडिकेशंस हैं, मैं जब जमक्कुल चार्ट खोलूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा, पॉइंट आउट करूंगा। जमक्कुल चार्ट में बहुत माइन्यूट चीजें निकल कर आएंगी। तो यदि नरेंद्र मोदी जी अपना काम अपने तरीके से नहीं कर पाए, क्योंकि सैटर्न की दृष्टि लग्न लॉर्ड लग्न और 10th पर है, सरकार थोड़ी धीमी तो जरूर हो जाएगी और सरकार पर प्रेशर भी रहेगा। सारे चीज पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार पर प्रेशर नहीं रहेगा। सरकार पर बहुत प्रेशर रहेगा, क्योंकि लग्न पर बहुत तरीके का प्रभाव है। तो हो सकता है इस गवर्नमेंट को बीच में टर्मिनेट करके फिर से चुनावों की प्रक्रिया चालू हो, और फिर जब चुनाव होंगे तो उसमें नरेंद्र मोदी बहुत स्ट्रांग तरीके से उभर कर आएंगे। ये संभावना से इनकार इस कुंडली को देखकर नहीं किया जा सकता है। जमक्कुल चार्ट को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। जमक्कुल चार्ट इसका बहुत कन्विंसिंग नहीं बन रहा है फ्रेंड्स। आप देखिएगा तो 10th हाउस, पावर के हाउस में कविप्पू है और उसके साथ राहु का संबंध है, और जाम प्लैनेट में सन है। ये बहुत नेगेटिव है। 11th हाउस में राहु और मार्स का संबंध बन रहा है, ये भी बहुत पॉजिटिव नहीं है। 12th हाउस में वीनस, जुपिटर, मर्क्यूरी और सन चले जाते हैं। लग्न के साथ चंद्रमा का संबंध है। 2nd हाउस में चंद्रमा के साथ शनि का संबंध बन रहा है, ये भी टेंशन वाला इंडिकेशन है। 4th हाउस जनता के हाउस में केतु और वीनस का संबंध बन रहा है। 8th हाउस में जाम प्लैनेट में उच्च के मार्स हैं। 7th हाउस में जुपिटर हैं और 5th हाउस में बुध हैं। आप देखिएगा तो जाम प्लैनेट में बुध एवं शुक्र का परिवर्तन है, शुक्र नीच के हैं। ये जो जमक्कुल चार्ट बन रहा है फ्रेंड्स, ये बहुत डेंजरस है। 10th हाउस में कविप्पू बैठ जाना, उसके साथ सन का संबंध बनना, राहु का संबंध बनना, ये इस बात को कंफर्म कर रहा है कि इस गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा और हर तरीके के हथकंडे इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए अपनाए जाएंगे। 11th हाउस में राहु और मंगल का संबंध बन रहा है। गवर्नमेंट रिटेलिएट करेगी, स्ट्रॉन्ग एक्शंस होंगे। 10th हाउस में सन भी वही बता रहा है। लेकिन 12th हाउस में जितने सारे प्लैनेट्स हैं, विदेशी एंगल बहुत स्पष्ट रूप से हम लोगों को दिखेगा। आप लोगों को याद होगा चुनाव नतीजे जिस दिन आए थे, उस दिन मैंने एक वीडियो बनाया था कि यूक्रेन जैसी स्थिति पैदा करने की एक साजिश थी, और वो साजिश को टेम्पररीली अभी रोक कर रखा गया है। तो ये चीज सतत रूप से चलता रहेगा फ्रेंड्स। विपक्ष के लोग और भी बहुत सारी शक्तियां मिलकर इस सरकार पर लगातार चोंच मारती रहेंगी, और कई जगह पर ऐसा लगेगा कि ये गवर्नमेंट बैकफुट पर है। जिस तरीके से 6ठा, 8वां और 12वां हाउस का संबंध बन रहा है, नरेंद्र मोदी जी के स्वास्थ्य में भी मुझे कुछ कमी दिखती है। स्वास्थ्य में परेशानी नहीं भी होगा तो भी गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स रहेगा। ये गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टेंशन्स के दौर से गुजरेगी। ये जमक्कुल चार्ट में स्पष्ट हो रहा है। और एक महिला है, शोभा जी नाम है उनका, उन्होंने तो मुझे पैसा भेज दिया था मेरे अकाउंट में कि आप कोई पूजा करवाइए, बिना बताए हुए भेज दिया था।
तो उनके बिहाफ पर मैंने अपने पंडित जी को बोलकर एक छोटा सा अनुष्ठान भी रखवाया था जो 6 दिनों तक चला, अब कंप्लीट हुआ है। उसका एक छोटा सा झलकी संकल्प का मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। मम जजमान कश्यप गोत्रोत्पन्नः नरेन्द्र दामोदर मोदी दासः तस्य सकल कल्याणार्थम तथा अनुराधा नक्षत्रे वा वृश्चिक राशि से चंद्रे उत्पन्नः तस्य सकल कल्याणार्थम दैहिक दैविक भौतिक त्रैताप निवारणार्थम शत्रु पराजय अस्तम शत्रु विनाशार्थम राज्य कार्य क्षेत्रे सर्वरूपेण सफलता प्राप्त्यर्थम विरोधी पक्ष पराजय अर्थम स्वास्थ्य संबंधी सर्विका दूरीकरणार्थम तस्य जन्म राशि कुंडल्या अंतर्गत व नाम राशि कुंडल्या अंतर्गत सर्व क्रूर ग्रह दशा शांत्यर्थम सर्वदा राज्य कार्येषु सफलता प्राप्त्यर्थम श्री भगवत हनुमत देवता प्रीतये बड़वा नल अस्तोत्र मंत्रस्य पाठमहं करिष्ये 6 दिवस पर्यंतम क्या अहम करिष्ये। तो इस देश पर परेशानियां आएंगी, कब से कब तक आएंगी? देखिए, इस वर्ष भी जब ग्रहण लगेगा उसके बाद से परेशानियां इस सरकार पर अगले मई तक 2025 मई तक रहेंगी। 2025 नवंबर से लेकर लगभग 2026 के एंड तक ये सरकार पर बहुत जबरदस्त प्रेशर रहेगा। और जमक्कुल चार्ट का जिस तरीके का इंडिकेशन है, नरेंद्र मोदी चाहें तो इस सरकार का टेन्योर कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन कुछ संभावनाएं इसकी दिखती हैं कि 2026 के बाद ये गवर्नमेंट हो सकता है बीच में ही अपने टर्म को समाप्त करके और फिर से मध्यावधि चुनाव का एक सिनेरियो बन सकता है। और यदि ऐसा होता है तो फिर ये पुनर्वसु नक्षत्र जो बोल रहा है, ये लोग फिर से खड़े हो जाएंगे, बहुत स्ट्रांग तरीके से खड़े होंगे और बहुत स्ट्रांग एक्शंस लेंगे। देश के लिए देश के राजा का स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है। मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग कुछ मंत्र चांटिंग वगैरह इस देश के लिए अवश्य कीजिए। लग्न लॉर्ड मंगल है, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। जिस तरीके से राहु और मंगल का संबंध बन रहा है, देवी की पूजा भी बहुत अच्छा काम करेगी। तो हनुमान जी और देवी की पूजा यदि हम लोग करते रहें, काल भैरव की पूजा की जा सकती है। इस देश के लिए महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा जा सकता है। ये सब यदि करेंगे तो परेशानियां कम आएंगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा, लॉजिकल लगा होगा। मैं इस वीडियो को पहले भी बना सकता था, व्यूज़ ज़्यादा मिल जाते, लेकिन बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर आप लोगों को ज्योतिष का जो पक्ष होता है वो शायद मैं नहीं रख पाता, बहुत जनरल एनालिसिस होता। और ये जो एनालिसिस मैंने आप लोगों को दिया है, इसमें भारत की कुंडली और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, इन दोनों को देखते हुए ही मैंने अपने प्रेडिक्शंस दिए हैं। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।